जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज है प्यारे बच्चों 1 अक्टूबर और आज हम बात करेंगे जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे करंट अफेयर्स के, यानी कि समसामयिक घटनाक्रम के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको बताया है कि जो समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स है वो किन किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वो लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें वो जरूर आता है। बस अंतर ही आ जाता है प्यारे बच्चों कि कुछ एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की बात करेंगे, समीक्षा अधिकारी की बात करेंगे, तो उसमें कम से कम 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक आ जाता है। जबकि वे एग्जाम जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर इसकी संख्या 10 से 15 तक होती है। मतलब ये है कि इतने क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं। कुछ ऐसे एग्जाम जिसमें जो है इसकी कम मतलब सिलेबस में कम है या क्वेश्चन कम आते हैं, वहां पर ये भी 5 से 10 क्वेश्चन के रूप में मिलता है। मतलब ये है कि इसका वेटेज अगर आप देखें तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके अंदर इसका वेटेज है, सबसे ज्यादा है लगभग। यानी करंट अफेयर्स रिक्वायरमेंट लगभग सभी एग्जाम्स की होती है। ठीक है, हम लगातार डेली डोज लेते हैं करंट अफेयर्स का। आधे घंटे लगभग 25 से 30 मिनट में हम लगभग उन क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं जो डेली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसी क्रम में आज हम फिर लेते हैं 1 अक्टूबर का। इसके साथ में सबसे बड़ी बात मैंने जो बार बार कहता हूं दोस्तों की क्वेश्चन फॉर्मेशन, यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी होती है। क्योंकि अगर बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास है और आपको ये पता नहीं है कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे, या आप उसको मेक नहीं कर पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, तो क्वेश्चन संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है इसको गलत होने की। दूसरी बात, ये केवल करंट अफेयर्स के तरीके से क्लास नहीं होती, इसके अंतर्गत कम से कम आप रिवीजन भी कर लेते हैं अपने पुराने किसी सब्जेक्ट का। जैसे ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आया करंट का तो उस पर बात हो जाती है, तो ज्योग्राफी रिवीजन हो जाता है उस सेगमेंट का खासतौर से। इस तरीके से हम लगातार बात करते रहते हैं। ठीक है, तो आइए ज्यादा समय न नष्ट करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एक नया वन्यजीव अभयारण्य की सूचना दी गई कि नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो नया वन्यजीव अभयारण्य क्या है, उसका नाम क्या है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है प्यारे बच्चों, अभयारण्य दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि ये अभी नया जो है वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी कि कुल संख्या, अब ये देख लीजिए कि है कहां पे, तो ये चित्रकूट जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट जिला है प्यारे बच्चों, उसके अंतर्गत ये रानीपुर रानी का चित्र समझिए, याद करने के लिए बता रहा हूं सर कि रानी का चित्र, रानीपुर में वन्यजीव अभयारण्य खोला गया है चित्रकूट के अंदर। अच्छा ठीक है, तो अब तक जो है उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हो गए हैं, तो कुल कितने हो गए हैं, तो ये हो गए हैं 4। ठीक, 4 वन्यजीव अभयारण्य अब तक उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। ठीक, वन्यजीव अभयारण्य। अब इनके नामों बाकी देख लेते हैं। अगर चौथा ये है अगर, तो बाकी 3 और होंगे जो वन्यजीव अभयारण्य घोषित किए होंगे। तो पहला कौन सा है, दुधवा। ठीक, पहला कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे बच्चों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा कौन सा है, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान हुआ ये भी जो घोषित किया गया। तीसरा क्या है, ये अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व। ये आप जानते हैं दुधवा राष्ट्रीय पार्क क्या है, लखीमपुर में है। ये हो गया लखीमपुर में, ये पीलीभीत में है खुद ही, और अमनगढ़ जो है टाइगर रिजर्व ये बिजनौर में पड़ता है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बिजनौर में पड़ता है। बिजनौर जो है मुरादाबाद और उसके आसपास एक जिला है बिजनौर, वहां पर पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अमनगढ़ कहां पे पड़ता है,
ये बिजनौर में पड़ता है, ये सारे, ये एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी क्वेश्चन हो गया, यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन हो गया, यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष का भी क्वेश्चन हो गया। सीधे सीधे दुधवा नेशनल पार्क पूछ लेता है कहाँ पे, नहीं कितने बार 150 बार क्वेश्चन पूछा हुआ कमीशन ने इसको। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लखीमपुर में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व बिजनौर में। अमनगढ़ रिजर्व कहाँ है, बिजनौर में। पीलीभीत कहाँ है, पीलीभीत में। ऐसे ही क्वेश्चन अगला जो आएगा प्यारे बच्चों, ये पूछेगा रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, चित्रकूट में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा इसमें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट होगा। अच्छा ठीक है, इतनी बातें आप जान गए। आगे और देख लेते हैं थोड़े से फैक्ट इनके मामले में। तो मैंने आपको बता दिया कि 4 हैं कुल, 3 बता दिए, चौथा रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में जोड़ा गया है। अब एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, जो ये चित्रकूट का जो क्षेत्र पड़ता है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। चित्रकूट जो जिला पड़ता है प्यारे बच्चों, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो आप जो बच्चे होंगे यहाँ के जानने वाले वो जानते होंगे बुंदेलखंड रीजन क्या है, क्षेत्र क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर। तो अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बुंदेलखंड में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो ये बुंदेलखंड का ये पहला है, यानी कि रानीपुर जो है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य ये बुंदेलखंड का पहला है, प्रथम जो है वन्यजीव अभयारण्य है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेता है। आप सारा कुछ पढ़ के गए और उसने ये पूछ लिया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने अभयारण्य हैं। ठीक, 1 2 3 4। अब आपको ये पता ही नहीं है, इस तरीके से आप सारा कुछ पढ़ के गए लेकिन इस तरीके से आपने नहीं सोचा, आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती। ये अगर आपको पता है कि पहला ही था तो 1 मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बस यही मेरा कहने का मतलब, इंफॉर्मेशन लेना तो खूब लिया जा सकता है, किताबों से, नेट से, दुनिया भर की चीजें हैं जहां से इसके बारे में 150 पेज लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। लेकिन आखिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है। इसलिए मेरे ध्यान दीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है और उसके पीछे रीजन यही होता है। अगर आप उससे पूछेंगे कि पहले अगर एग्जाम से पूछेंगे तो लगभग हर चीज बता देगा, लेकिन एग्जाम के बाद जब वो आता है कहता है कि पता नहीं क्या समस्या हो जाती है, मेरे क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसके पीछे रीजन यही है कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, वो इस रूप में नहीं कर रहे हो। एक बार इस तरीके से करके देखो और फिर क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो जो कहना, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी चीज का एक तरीका, एक सिस्टम बना हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब जब ये चौथा रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश का, तो अब आइए देख लेते हैं कि भारत में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हो चुके हैं। तो भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो भारत में कुल इस समय प्रेजेंट टाइम की बात 54 है, 54। ठीक है, संख्या ध्यान रखिए। बाकी ये पार्ट किसका बन जाता है, ये पार्ट बन जाता है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। ठीक, पर्यावरण पारिस्थितिकी में वन्यजीव अभयारण्य और बाकी इन सब सारी चीजों की बात में इन्वायरमेंट का जो सेगमेंट होता है उसके अंदर इसकी बात होगी। तो जब इसकी बात होगी तो ये 54 के ऊपर डिस्कशन होगा, किन किन जिलों में है, किन किन किस तरीके की व्यवस्था है, कितना एरिया, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि करंट की क्लास हो रही है तो आप ये मान के रहिए 54। एक और देख लीजिए कि अगर 54 ये हुए हैं तो 53वां जो है वो छत्तीसगढ़ में घासीदास राम, 53वां जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है 53वां। ठीक, बस जानकारी के लिए बता दिए, बाकी बात होगी तो ये कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो जब ये बात होगी आपकी आगे तो बात होगी। लेकिन 53 वाला कौन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान होता छत्तीसगढ़। पूछ लेता सीधे से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, क्वेश्चन ऐसा आता है। ये 54 हो गए। ठीक, मैंने आपको सब बता दिया। अमनगढ़ कहाँ है, बिजनौर में, ध्यान रखिएगा। लखीमपुर खीरी में कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, तो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य आपका जो है पड़ता है चित्रकूट में। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि रानीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है, उसने दे दिया रोहेलखंड क्षेत्र दे दिया, बुंदेलखंड क्षेत्र दे देता है, अवध क्षेत्र दे देता है, ऐसे करके भी क्वेश्चन बना देता है। तो आप किस में आएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में आएगा। कौन सा, रानीपुर, जो हमारा चौथा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो मेन बात यह है प्यारे बच्चों कि जब तक आप इस रूप में चीजों को नहीं देखेंगे, नहीं कसेंगे, तब तक आपको एग्जामिनेशन में परेशानी बढ़ेगी। अगला देख लेते हैं। हमने बात पहले ही की थी आपसे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है दिया गया है 68वां, बात हो चुकी है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कहां दिया गया, राष्ट्रीय
फिल्म पुरस्कार की बात करेंगे, फिल्म पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार दिया गया है, कहां पे दिया गया? दिल्ली में, अभी हाल ही में, मतलब 30 तारीख को, कल की बात है, दिल्ली के अंदर दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय में। अब 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसके अंदर ही मैंने आपसे बात की थी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था आशा पारेख को। तो मैंने जब बताया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को, अभिनेत्री हैं आशा पारेख को दिया जा रहा है, तो मैंने ये बताया था कि जो ये पुरस्कार दिया जाएगा वो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया जाएगा 30 तारीख को, और इसको दिया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है, ठीक, मुर्मू जी ने दिया है। इसमें और भी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, कौन से हैं? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, ठीक, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो मिले हैं प्यारे बच्चों, उसमें क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? श्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? फीचर फिल्म, ठीक है। ये फिल्म का है, तमिलियन फिल्म है प्यारे बच्चों, तमिलियन फिल्म है सोरा रई पोट्टरू, सोरा रई पोट्टरू, पोट्टरू, ठीक है, सोरा रई पोट्टरू को मिला है श्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला, सराय पोट्टरू, तमिलनाडु में, तमिल फिल्म है सोरा रई पोट्टरू, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए तो एक मनोरंजक फिल्म, एक तो श्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात कर ली जाती है, एक मनोरंजक फिल्म बात की जाती है, मनोरंजक फिल्म किसको? सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म किसको मिला है? इसका अवार्ड किसको मिला है, ठीक। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर, इसका मनोरंजक फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है, एक तान्हाजी मूवी थी, तान्हाजी का नाम सुना होगा आपने, एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है तान्हाजी, जो मराठों की तरफ से लड़ते थे, तान्हाजी द असंग वॉरियर, ठीक, तान्हाजी असंग वॉरियर, ठीक, वॉरियर। इसमें हीरो कौन था? हीरो इसमें थे, इसमें हीरो जो थे, हीरो एक्टर जो थे, अजय देवगन जी थे, अजय देवगन, ठीक। तो मनोरंजक फीचर फिल्म की बात करेंगे तो तान्हाजी को मिला है, तान्हाजी असंग वॉरियर करके मूवी है, आपने देखी होगी, अजय देवगन इसके एक्टर थे। तीसरी चीज ये हो जाती है प्यारे बच्चों की, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी पुरस्कार दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला दोस्तों तान्हाजी असंग वॉरियर के अजय देवगन, और दक्षिण के हीरो हैं जो सोराराई पोट्टरू के अभिनेता थे, सूर्या, ठीक, इनको मिला है अभिनेता, जो मिला है ये 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है अजय देवगन साहब को, और सूर्या जो कि सोराराई पोट्टरू के, ठीक है। तो ये इनकी फिल्में हो गई प्यारे बच्चों, और ये आपका हो गया लगभग 68वां। ये तक क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं, निम्नलिखित में पुरस्कार कौन से नंबर का था? 68वां, 68वां, ध्यान रखिएगा 68, ये तक क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां पर मनाएगा? दिल्ली में मनाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया आशा पारेख जी को, ठीक। बाकी दादा साहब फाल्के जी के बारे में आपको बता चुके हैं सारी चीजें, आशा पारेख जी की बात हो चुकी है, ठीक है। तो ये आगे सर्च फीचर फिल्म सोराराई पोट्टरू हो गया, मनोरंजक फिल्म तान्हाजी असंग हो गया, लगभग चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई आपकी। क्वेश्चन के फॉर्मेट आपको बता चुके हैं कि किन किन तरीकों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखने की जरूरत यह है कि इंफॉर्मेशन को आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसको चेंज कर पाएं। अगर आप इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चेंज कर पाएंगे तभी आपको एग्जामिनेशन बहुत आसान हो जाएगा। और आप एक बार ये प्रक्रिया अपना करके देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि गलतियां हो कहाँ रही थी। जिस दिन आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको बदलने लगेंगे, मैंने आपको बताया पहले ही, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस तरीके के क्वेश्चनों का आंसर आप देने शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका एग्जाम किस तरीके को जा रहा है। जो आपकी अमूमन गलतियां हो रही थी एग्जामिनेशन में, वो गलतियां आपकी बंद हो जाएंगी। या आप बहुत पढ़ते हैं और आपका नहीं हो रहा है या नहीं क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा निकाल पा रहे हैं, तो आप इस प्रक्रिया के साथ एक बार जाकर देखिए, फायदा आपको 150% होगा, ठीक है। अगला ले लेते हैं क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अब क्या हुआ है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने एक डेटा जारी किया है, ठीक। किसने किया है? केंद्रीय
पर्यटन मंत्रालय ने क्या किया है प्यारे बच्चों, एक डेटा जारी किया है कि भारत के अंदर सर्वाधिक जो पर्यटक आए वो निम्नलिखित में से किस राज्यों में आए। भारत के किन राज्यों में विदेशी पर्यटक आए। ठीक, जो विदेशी पर्यटक हैं वो भारत के किन राज्यों में सबसे अधिक आए हैं। तो वो राज्य कौन कौन से हैं? वो राज्य हैं महाराष्ट्र और है दूसरे नंबर पे, या दूसरा है तमिलनाडु। ठीक, कौन से हैं? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का एक डेटा है जिसमें विदेशी पर्यटक जो सबसे आए हैं महाराष्ट्र में आए हैं। और अब आप ये देख लीजिए कि विदेशी पर्यटक अगर जब यहाँ आए हैं तो क्या हुआ, एक तो यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, दोनों जगहों की इकोनॉमी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक, भारत में बाहर विदेशों में जो छवि जाएगी कि विदेशी पर्यटक इन जगहों पर अधिक आते हैं, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में अधिक आते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर कम से कम ये है कानून व्यवस्था अच्छी होगी, लोगों के मन में यहाँ डर नहीं होगा कि नहीं, सभी देशों के लोग ये सोचेंगे कि नहीं वहां ज्यादा जाते हैं तो वहीं चलते हैं, वहां सुरक्षा की भावना होगी। तो एक तरीके से बहुत सारी चीजें काम करती हैं अगर इस तरीके के डेटा रिलीज किए जाते हैं और डेटा आते हैं तो। और जब भी कोई विदेशी पर्यटक आएगा तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके वो किसी जगह पे यात्रा करता है। या आप भी अगर ध्यान दीजिए, आपको अगर कहीं जाना हो यात्रा करने तो आप कोशिश क्या करोगे, आप किसी भी जिले में नहीं चले जाओगे, आप कोई ऐसे जिलों का नहीं लोगे जहां पर पता लगे कि किसी छत्तीसगढ़ और झारखंड से लोग जाने में बसते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी छवि अलग तरीके से। लेकिन आपको पता लग जाए कि वहां पे पता लगे रांची में बहुत अच्छी एटमॉस्फेयर है और खूब सारे पर्यटक जा रहे हैं, तो आपका भी मन बदलेगा और आप वहां जाएंगे। और जैसे आप जाएंगे तो वहां की रेवेन्यू बढ़ जाएगी, वहां पर्यटन बढ़ेगा तो वहां रुपए आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जाएंगे, होटल करेंगे, गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी में घूमेंगे, होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे, बहुत सारी चीजें काम करते हैं। इस तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो डेटा आप जो भी कम से कम फैक्ट है वो आपको याद आ जाएगा। तो आपको ध्यान है कि कहाँ पे आए हैं भारत में सबसे ज्यादा, तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी एक बात हुई थी प्यारे बच्चों महान्यायवादी की, इससे पहले हम बात कर चुके हैं महान्यायवादी, ठीक, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। ये मुकुल रोहतगी जो है, मुकुल रोहतगी को अटॉर्नी जनरल बनाया जाना था। मैं क्यों कह रहा हूं बनाया जाना था, इससे पहले मैंने यही बताया कि अगले महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन होंगे, मुकुल रोहतगी साहब होंगे। लेकिन आप उसको वहां पर करेक्शन कर लीजिएगा, करेक्शन ऐसा है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, तो वहां आप काट करके आपको क्या जोड़ना है वो जोड़ लीजिएगा। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो मुकुल रोहतगी साहब को होना था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने स्वयं से कहा है कि मैं इस पद को ग्रहण नहीं करूंगा। ठीक, तो अब क्या हुआ है, उनकी जगह पर आर वेंकट रमणी नाम है, रमैया वेंकट रमणी है, जिनका नाम है आर वेंकट रमणी। ठीक, ये नाम है, ये हमारे नए 1 अक्टूबर से ही, बल्कि 1 अक्टूबर 2022 से ही ये हमारे नए महान्यायवादी होंगे। लेकिन नए अटॉर्नी जनरल कौन होगा, आर वेंकट रमणी। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये पद ग्रहण करते हैं। और ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था क्यों है प्यारे बच्चों, क्योंकि संविधान के 76वें आर्टिकल 76 में, ठीक है, आर्टिकल 76 में इनका कि एक भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक, ये मेनली क्या काम है इनका होता है, तो ये भारत सरकार के एक कानूनी सलाहकार होते हैं। भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं प्यारे बच्चों, कानूनी सलाहकार होता है। बाकी मामला सारा पॉलिटी का है, जब पॉलिटी में बात होगी तो इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये करंट का क्वेश्चन होते हुए पॉलिटी का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो कैसे करके एक तरीके से चीजें जुड़ी हुई हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एक कम से कम छोटे छोटे क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के, वो भी तैयार हो जाएगा। सीधे सीधे पूछता है कि आप देखिए पॉलिटी में क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको बता दूं बस थोड़ा सा टाइम देते हुए कि महान्यायवादी, नए महान्यायवादी जो
नए महान्यायवादी की नियुक्त हुई आर वेंकटरमण। ये हो गया आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिटी क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, ऐसे करके। ठीक, आपको पता है राष्ट्रपति कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा पॉलिटी का है कि भारत के अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक संस्था है या असंवैधानिक, या उसमें ऑप्टिकल देगा कि यह संवैधानिक संस्था है, इस कथन की पुष्टि करिए सही है या गलत। आपको अगर पता रहेगा तो आप बता देंगे कि नहीं संवैधानिक संस्था है। तीसरा क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 76 दे दिया, 77, 78, 79 ऐसे करके दे देगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया क्वेश्चन? ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से पॉलिटी का क्वेश्चन। ऐसे ही ये भारत का महान्यायाधीश होता है, वैसे ही सभी प्रदेशों में, सभी स्टेट में इसी को, इसको नहीं, मतलब वो अपनी स्टेट अपनी अलग नियुक्ति करता है, उसको महाधिवक्ता कहते हैं। महाधिवक्ता कहते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता कहते हैं, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से बात करेंगे आपसे, जब भी पॉलिटी पर बात होगी तो इसको विस्तृत रूप से एलिब्रेट करके देखा जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब तो आप समझिए कि क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से देखेंगे, क्वेश्चन के नजरिए को इस तरीके से देखेंगे, तो आपके लिए कॉम्पिटिशन, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप एक बार आजमा के देख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। और आप जो ये गलतियां करते हैं, ये गलतियां अमूमन उन बच्चों से हमारे ज़्यादा होती है जिनका बेस कमजोर है, जिन्होंने पढ़ाई स्टार्टिंग में अच्छे से नहीं करी है और एकदम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कूद पड़े हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। जिनकी स्कूलिंग कॉन्वेंट स्कूल से और इन उन जगहों से, अच्छे स्कूल से होते हैं, वो थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं अपेक्षाकृत जल्दी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आज वीडियो थोड़ी बड़ी हो जा रही है क्योंकि मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परेशानी आती कहाँ पे है, उसको दूर जब तक नहीं करेंगे तो पढ़ने का बहुत फायदा नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। पढ़ाई तो आप 10 घंटा 15 घंटा भी कर देंगे आप, लेकिन उसका बहुत फायदा नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला है हमारी गरीब कल्याण अन्न योजना। गरीब प्रधानमंत्री, आगे प्रधानमंत्री जुड़ा, गरीब कल्याण अन्न योजना है। ठीक, बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं आप इससे, काफी फेमस योजना है, इस समय चल रही। इसको अक्टूबर में, इसकी जो अक्टूबर में इसका टाइम है वो समाप्त होना था, लेकिन इसको बढ़ा करके दिसंबर तक कर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ जानकारी है आपको बताने के लिए। ठीक, इसको बढ़ा करके दिसंबर तक कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्या है मैं वो बताता हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों ये कि कब ये स्टार्ट की गई योजना जो है, आखिर ये स्टार्ट कब की गई थी योजना। ठीक, तो ये मार्च 2020 में, कब स्टार्ट की गई थी? मार्च 2020 में योजना स्टार्ट की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि मार्च 2020 में स्टार्ट हो गई। अब अभी आप ये कहेंगे कि चल तो 22 रहा है और ये योजना, कुछ क्वेश्चन योजनाओं से रिलेटेड ऐसे आते हैं जो मील का पत्थर साबित हुए। अन्य योजना मील का पत्थर साबित हुआ है क्योंकि आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति को यहाँ 5 केजी चावल या गेहूं, एक व्यक्ति को, जो राशन कार्ड और इसकी एक मानक है, उस मानक को जो पूरा करता है, 5 केजी चावल, 5 किलो चावल, और भी इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। चावल मिलता है, गेहूं भी मिलता है, और इस तरीके से चीजें मिलती हैं। तो ध्यान दीजिए क्या है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। मार्च 2020 के अंदर इसको प्रारंभ किया गया था, सिर्फ ये जानने की जरूरत है। बाकी मैंने आपको बता भी दिया कि दिसंबर तक बढ़ा दी गई इस योजना को। तो जो भी गांव के बच्चे हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके लिए फायदा है कि अगर उनको नहीं जानकारी है और आपका कोटेदार कहता है कि नहीं ये तो बंद हो गई है, तो आप उसको समझा सकते हैं कि नहीं दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। ठीक, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी होती है जो जागरूकता के लिए होती है कि आप जान सके चीजों को। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 आ गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आ गया है 2022, इंडेक्स आ गया है, इंडेक्स 2022 का। ठीक है, 2022 का आ गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अभी जानते हैं 2022 में भारत किस नंबर पे, ये जान लेते हैं। भारत की रैंकिंग जो है वो 40 है। ठीक, भारत की रैंकिंग क्या है? 40 है। कुल कितने देश हैं? तो टोटल 132 देशों में ये आया है, 132। एक नंबर पे कौन है? एक नंबर पे स्विट्जरलैंड है प्यारे बच्चों, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है। ठीक है,
तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भी आ जाएगा, इंग्लिश में भी दे देगा, तो मैं ये भी कर देता हूं, वैश्विक नवाचार सूचकांक। हिंदी वाले बच्चों को थोड़ी ज्यादा परेशानी होती है प्यारे बच्चों, क्योंकि जिस रूप में वो पढ़ के गए होते हैं ज्यादातर संभावना उनको उसी रूप में समझने की होती है, क्योंकि इधर इंग्लिश होती है इधर हिंदी होती है, तो इंग्लिश में जाना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो जिस रूप में, और वहां पर एग्जामिनेशन प्रेशर इतना होता है कि वो कई बार ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जिसका इंग्लिश बहुत आसान होता है और हिंदी बहुत कठिन होती है, तो वो हिंदी में खुद हिंदी माध्यम के बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक इसको कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नवाचार मतलब नई जानकारी। वह देश जहां पर नवाचार की बात होती है, नए रिसर्चेस की बात होती है, लगातार लोग सोचते रहते हैं। एक नंबर पे स्विट्जरलैंड है, भारत की स्थिति 40 नंबर पे है। ठीक, भारत 40 नंबर है 132 देशों में। ठीक है, तो बस इतना ध्यान दीजिए कि एक नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 या वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के अंदर भारत की स्थिति क्या है? 40 है। ठीक है मेरे बच्चों, भारत की स्थिति क्या है मेरे बच्चों? 40 है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बस ये है कि इस बार 2022 का डेटा आया है, इससे पहले 2021 का आता है। 46 थी 2021 में जो भारत की स्थिति थी, 46 थी, 46 थी। उम्मीद है नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो भी आप ध्यान रखिएगा 2021 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत की स्थिति 46 थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला है फिक्की सम्मेलन एक हुआ है प्यारे बच्चों, दिल्ली के अंदर फिक्की सम्मेलन हुआ है। फिक्की सम्मेलन हुआ है तो दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक, बस इतना याद रखिए, फिक्की पर एक सम्मेलन हुआ है दिल्ली के अंदर। ये सम्मेलन जो था, एक 13वां फिक्की सम्मेलन था, 13वां फिक्की सम्मेलन था जो दिल्ली में हुआ है। ठीक है, किस पर हुआ है ये वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन था, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन। ठीक, कौशल शिखर सम्मेलन कैसे करके भारत में जो भी है, जो लोग हैं, उनको कौशल विकसित किया जाए, उनको कुछ सिखाया जाए। ठीक, उनको इस लायक बना जाए कि वो खुद से कोई चीज सीख सकें और अपने काम को कर सकें, कौशल। ठीक है, शिखर सम्मेलन हुआ दिल्ली के अंदर। अब सब बात यह है कि फिक्की का कई बार अलग से इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कि फिक्की का फुल फॉर्म ही क्या होता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन क्या है, लिख देता हूं मैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक, क्या? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक, एंड इंडस्ट्री। ठीक, एंड इंडस्ट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा चमक उतना सही नहीं रहा होगा क्योंकि जो मार्कर है थोड़ा सा कमजोर हो रखा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का फुल फॉर्म है। बस इतनी जानकारी जरूरत है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी आज ज्यादा हो गई, आज थोड़ी इंफॉर्मेशन, बेहतर इंफॉर्मेशन थी और सारे इंपॉर्टेंट थे, इसलिए उसको बताया नहीं जा सकता था। इसीलिए मैंने कोशिश की कि आपको लगभग सारे इंफॉर्मेशन दे दें, साथ में क्वेश्चन फॉर्मेट भी बता दें, कैसे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन किए गए हैं यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसको आप बाहर कर सकते हो। ठीक है, और आगे वाले आने वाले एग्जाम्स में, अगले 5-7 महीने में जो भी एग्जाम होंगे, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने में, आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेगा और सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा, आप देख लेना। ठीक है, अगर आप इतना एक बार डेली डोज ले लेते हैं इसका, दिन में एक बार सिर्फ आधे घंटे पढ़ लेते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट फायदा मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। इसके साथ हमारी हिंदी समीक्षा अधिकारी की हिंदी क्लास होती है। विलोम सब समाप्त हो चुका है, तत्सम तत्व लगभग आधा हो चुका है। ये क्लास हम 8-9 बजे तक लगभग अपलोड हो जाती है। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप इस क्लास को 25-30 मिनट की भी क्लास होती है जो हिंदी की होती है उसको कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।